आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी की सच्ची और दर्दनाक दास्तान है जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए। ये कहानी हमें ज़िंदगी के एक ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराती है जिसके जख्म सालों बाद भी नहीं भरते। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों और वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसने एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। दुनिया बस इतना जानती थी कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार इतना ज़्यादा था कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। पिताजी का जहाँ भी तबादला होता वे मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते। हमारा ख़ानदानी घर जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में था जहाँ पिताजी ने अपने हाथों से एक सुंदर बंगला बनाया था। उस घर का नाम भी उन्होंने मेरे नाम पर शालिनी निवास रखा था। घर बनाने में उन्होंने मजदूरों की बहुत कम मदद ली थी, ज़्यादातर काम खुद ही किया था। दरवाजे, खिड़कियाँ और लकड़ी का सारा काम उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया था। बाद में मुझे पता चला कि नौकरी मिलने से पहले वे बढ़ई का काम किया करते थे। मेरी माँ सावित्री बहुत शांत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने कभी अपने मन की बातें किसी से नहीं कही। बचपन से ही मैंने महसूस किया था कि माँ और पिताजी के बीच कोई अनकही दूरी थी। वे माँ से सीधे बहुत कम बात करते थे और अक्सर अपनी बात मेरे जरिए ही उन तक पहुँचाते थे। माँ और पिताजी की उम्र में भी 6-7 साल का अंतर था। पिताजी माँ से भी स्नेह करते थे, लेकिन मेरे लिए उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था। वे मुझे अपने साथ खिलाते पिलाते, हर समय अपने पास रखते और रात में भी मुझे अपने ही कमरे में सुलाते थे। बचपन में मुझे ये सब बहुत स्वाभाविक लगता था। आखिर जब किसी बच्चे को अपने पिता से इतना प्यार मिले तो वो भी उनसे गहरा लगाव करने लगता है। मैं तो एक पल के लिए भी उनसे दूर रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी। मेरी माँ एक खामोश तमाशाई की तरह हमेशा हम दोनों पिता और बेटी को देखती रहती थी। वैसे तो पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे धीरे धीरे अजीब लगने लगी थी। वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई मेरी सहेली बने, मैं पड़ोस में किसी के घर जाऊँ या स्कूल जाकर पढ़ाई करूँ। उन्होंने ना तो मुझे ठीक से पढ़ने दिया और ना ही किसी से मिलने जुलने की आज़ादी दी। हर समय मुझे अपने साथ ही रखते थे। समय बीतता गया और मैं 14-15 साल की हो गई। तब तक पिताजी स्टेशन मास्टर बन चुके थे और उनका अक्सर अलग अलग जगहों पर तबादला होता रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे माँ को कभी अपने साथ नहीं रखते थे। हमारे ख़ानदानी घर में माँ अकेली रहती थी, जबकि पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। उस समय मैं नासमझ थी, इसलिए उनकी हर बात मान लेती थी, लेकिन मन में अक्सर सवाल उठता था कि माँ मुझे रोकती क्यों नहीं है। वो ये क्यों नहीं कहती कि बेटी मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भयावह मोड़ आया जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जिस इंसान पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। वो कोई पराया नहीं बल्कि मेरा अपना ही खून था। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे सही गलत की पूरी समझ भी नहीं थी। पिताजी ने मुझे सख्त चेतावनी दे रखी थी कि मैं माँ से किसी भी बात का जिक्र ना करूं, वरना वो हम दोनों को जान से मार देंगे। शुरू में मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैं डर और मजबूरी से भरी उस जिंदगी की आदी होती चली गई। माँ अक्सर मेरी आंखों में झांक कर कुछ समझने की कोशिश करती थी। ऐसा लगता था जैसे वे मुझसे कोई बड़ा सच जानना चाहती हो, लेकिन न जाने किस डर से कभी खुलकर कुछ पूछ नहीं पाती थी। पिताजी हर समय मेरे आसपास रहते थे और मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मोहल्ले के लोग भी उनकी इस आदत पर हैरान होते और कहते कि उन्होंने पत्नी को घर पर छोड़ रखा है, लेकिन बेटी को हर जगह अपने साथ लेकर घूमते हैं। माँ हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों की बातें टाल देती थी। वे कहती कि बचपन से ही पिता पुत्री का बहुत लगाव है और अब भी बेटी खुद ही उनके साथ रहने की जिद करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। समय के साथ मेरे मन में पिताजी के लिए प्यार की जगह डर ने ले ली थी। एक बार जब मैं माँ से मिलने घर आई तो मैंने उनके साथ वापस जाने से साफ इनकार कर दिया
उस दिन उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ को बुरी तरह जला दिया और धमकी दी कि अगर दोबारा कभी उनकी बात मानने से इनकार किया तो उसका अंजाम और भी भयानक होगा। मैं बुरी तरह डर गई। उस घटना के बाद मुझ में कभी उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं रही। वो जो कहते मैं खामोशी से सर झुकाकर मान लेती, क्योंकि मुझे पता था कि विरोध करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। धीरे धीरे मेरे दिल से पिताजी के लिए बचा हुआ सारा प्यार भी खत्म हो गया और उसकी जगह गहरे डर ने ले ली। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे मन में उनके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। कई बार मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह मुझे इस भय से भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए। एक दिन मैं रोते रोते माँ के पैरों में गिर पड़ी और उनसे विनती करने लगी, माँ, मुझे उनके साथ मत भेजो, मुझे अपने पास ही रख लो। मेरी हालत देखकर माँ भी घबरा गई। पहली बार उन्होंने हिम्मत करके मुझसे पूछा, सच सच बता बेटी, क्या तेरे पिता तुझे किसी तरह परेशान करते हैं? लेकिन माँ खुलकर कुछ पूछ नहीं पाई और मैं भी सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। पिताजी की दी हुई धमकी हर समय मेरे कानों में गूंजती रहती थी कि अगर मैंने माँ को कुछ बताया तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। मैं माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बहुत पूछने पर भी मैं सच्चाई नहीं बता सकी और बस इतना कहा, माँ, मैं वहाँ अकेली नहीं रहना चाहती। जब पिताजी रात में ड्यूटी पर चले जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। माँ शायद मेरे दर्द को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि मैं किसी गहरी परेशानी में हूँ। उन्होंने धीरे से पिताजी से कहा कि छुट्टियों में दोनों भाइयों को भी साथ ले जाया करें ताकि वे कुछ दिन बहन के साथ रह सकें। पिताजी ने मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा, फिर कुछ सोचकर हामी भर दी। ये पहली बार था जब मेरे दोनों भाई मेरे साथ गए। वे करीब 2 महीने तक हमारे साथ रहे। उन दिनों मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उनकी छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल खुल गए, पिताजी ने उन्हें वापस घर भेज दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मेरी उम्र लगभग 18 साल हो चुकी थी। माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी, लेकिन पिताजी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देते। उनका कहना था कि मैं अभी छोटी हूँ और शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चुपचाप माँ और पिताजी की बातें सुना करती थी। माँ जब भी मेरी शादी की बात करती तो ऐसा लगता मानो वे कोई अधिकार नहीं बल्कि भीख मांग रही हो। वही पिताजी ऐसे सख्त लहजे में जवाब देते जैसे माँ को मेरे बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं हो। माँ फिर खामोश होकर किसी कोने में बैठ जाती और खाली दीवारों को ताकती रहती। उसके बाद पिताजी हमेशा की तरह मुझे अपने साथ ले जाते। मैं अक्सर सोचती कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो माँ को इतना बेबस बना देती है। ऐसा कौन सा डर है जिसके कारण वे अपनी जवान बेटी को अपने पास भी नहीं रख पा रही थी। इन सब बातों ने धीरे धीरे मेरी सेहत पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मेरे दिल में जो दर्द था उसे सुनने वाला कोई नहीं था। न कोई सहेली थी, न कोई अपना जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरी दुनिया बस उन्हीं लोगों तक सीमित थी और जो दुख मुझे मिला था उसे किसी से बांट भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे मुझे हर समय हल्का बुखार रहने लगा। मेरी हालत देखकर पिताजी भी परेशान हो गए। वे मुझे वापस हमारे पैतृक घर ले आए और खुद भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वहीं रुक गए। लेकिन मेरी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। आखिर उन्हें नौकरी पर वापस जाना था। ये पहली बार था जब मजबूरी में उन्हें मुझे माँ के पास छोड़कर जाना पड़ा। पिताजी के जाने के बाद माँ ने मुझे गले से लगा लिया और प्यार से पूछा, सच बता बेटी, तुझे किस बात का दुख है? ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं फिर भी पूरी सच्चाई नहीं बता सकी। मैंने बस इतना कहा, माँ, लोग मुझे ताने देते हैं कि मैं हर समय अपने पिता के साथ ही क्यों रहती हूँ। माँ कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। शायद वे बहुत कुछ समझ रही थी, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैंने तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। मुझे पता है कि तेरे पिता कभी इसके लिए राजी नहीं होंगे। अगर तू मेरा साथ दे तो मैं जल्दी से तेरी शादी करवा दूंगी। माँ की ये बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरी आधी बीमारी उसी पल दूर हो गई हो। पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। माँ ने बहुत सावधानी से और चुपचाप सारी तैयारियां की। कुछ ही दिनों में मेरी शादी एक अच्छे और संस्कारी युवक से कर दी गई और मेरी विदाई भी हो गई। लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। करीब 10 दिन बाद जब पिताजी छुट्टी लेकर घर पहुँचे और उन्हें मेरी शादी के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा देखने लायक था।
आज भी वो दिन याद आता है तो मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। वे तूफान की तरह घर में घुसे और उनकी आंखों में ऐसा क्रोध था कि घर का हर एक व्यक्ति सहम गया। मेरे पति एक सीधे साधे और समझदार इंसान थे। माँ ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि इस शादी से मेरे पिता खुश नहीं होंगे, इसलिए सब कुछ जल्दी और गुप्त तरीके से किया जा रहा है। वे मानसिक रूप से इस स्थिति के लिए तैयार थे। घर पहुंचते ही पिताजी ने सबको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनकी अनुमति के बिना उनकी बेटी की शादी कैसे कर दी गई। उनका कहना था कि जब तक पिता की सहमति ना हो ये विवाह मान्य नहीं है। फिर उन्होंने सबके सामने मांग की कि मुझे तुरंत उनके हवाले कर दिया जाए। मेरे पति ने मेरी तरफ से कुछ कहने और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ससुर, जो समाज में एक सम्मानित और शांत स्वभाव के व्यक्ति माने जाते थे, इस पूरे विवाद से घबरा गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पिताजी के हवाले कर दिया और कहा, अपनी बेटी को ले जाइए। मैंने अपने बेटे को पहले ही समझाया था कि जब तक लड़की के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपकी पत्नी हमारे पास आई थी, उन्होंने बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई। तब हमें उन पर दया आ गई और हम इस विवाह के लिए राजी हो गए। हमें लगा था कि एक परेशान लड़की को नया जीवन मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि मामला हमारी समझ से कहीं ज़्यादा उलझा हुआ है। इतना कहकर उन्होंने साफ शब्दों में मुझे वापस भेजने का फैसला कर लिया। उधर पिताजी ने घर के बाहर कुछ लोगों को भी खड़ा कर रखा था। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से लड़की को मेरे हवाले नहीं करोगे तो बाहर बैठे लोग अंदर आकर उसे ले जाएंगे। घर में मौजूद किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि उनका विरोध कर सके। मजबूर होकर मुझे उनके साथ वापस जाना पड़ा। जाते समय माँ ने मेरी तरफ जिस दर्द और बेबसी भरी नज़र से देखा था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बाद में पिताजी ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे, इसलिए वे बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ से वापस लेकर आए हैं। लोगों ने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। पिताजी ने माँ के साथ क्या किया था, कितना अपमान और अत्याचार सहने पर उन्हें मजबूर किया था, इसका जिक्र माँ ने कभी मुझसे नहीं किया। उसी शाम वे मुझे अपने साथ वापस ले गए। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। वे बार बार यही पूछते रहे कि मैंने शादी से इनकार क्यों नहीं किया। उस दिन उन्होंने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि आज भी उन पलों को याद करके रूह कांप उठती है। मैं रोती रही, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। एक बार फिर मुझे उसी अंधेरी और दर्द भरी जिंदगी में धकेल दिया गया, जिससे निकलने के लिए मैंने इतनी कोशिशें की थी। इसके बाद पूरे 4 साल तक उन्होंने मुझे घर जाने तक की इजाज़त नहीं दी। मैं माँ से भी बहुत कम मिल पाती थी। समय बीतता गया और शायद पिताजी को लगने लगा कि अब मैं पूरी तरह उनकी बात मानने लगी हूँ। चौथे साल वे मुझे हमारे पैतृक घर ले आए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना है और मुझे तय दिन पर वापस उनके पास पहुँच जाना होगा। जाते जाते उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर मैं वापस नहीं लौटी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस बार मैंने मन ही मन एक फ़ैसला कर लिया था। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब उस ज़िंदगी में वापस नहीं लौटूंगी। ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन फिर से उसी कैद में नहीं जाऊंगी। उधर माँ भी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वर्षों के डर और अत्याचार ने उनकी आवाज़ जैसे छीन ली थी। पिताजी के जाते ही उन्होंने धीमे स्वर में मुझसे कहा, बेटी यहाँ से चली जा, जितनी जल्दी हो सके चली जा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। मैं सोचती थी कि एक दिन माँ को सारी सच्चाई बता दूंगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर ये आदमी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। क्या वो सचमुच मेरा बाप है या फिर इस रिश्ते के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे मुझसे हमेशा छिपा कर रखा गया है। लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी कल वापस चली जाना। उनकी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने भी मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया हो। उस रात मैंने चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान तैयार किया और मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। किसी ऐसे अनजान शहर में जहाँ ना माँ होगी और ना ही पिताजी। अगले दिन जब मैं ट्रेन में बैठी तो मेरे मन में एक नया डर पैदा हो गया। मैं सोचने लगी कि अगर रास्ते में किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो मेरी ज़िंदगी और भी बदतर हो सकती है। मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगा। उस समय मुझे लगा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। डिब्बे में बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे।
मैं धीरे से अपनी सीट से उठी, दरवाजे तक गई और कांपते हाथों से उसे खोल दिया। फिर बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। आज भी नहीं जानती कि उस वक्त मुझ में इतना साहस कहाँ से आया था, लेकिन शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही करती। मेरी शादी टूट चुकी थी, मेरा भविष्य अंधकार में डूबा हुआ था और जिन हालातों में मैं जी रही थी उनसे मुझे मौत कहीं बेहतर लग रही थी। लेकिन कभी कभी किस्मत भी इंसान के साथ अजीब खेल खेलती है। इतनी तेज़ रफ्तार ट्रेन से गिरने के बावजूद मुझे कोई गंभीर चोट नहीं आई। शरीर पर कुछ मामूली खरोंचें जरूर आई, लेकिन मैं बच गई। डर और सदमे की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे सामने माँ और पिताजी खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि मौत ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। मैं फिर उसी ज़िंदगी में लौट आई थी जिससे भागने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। मेरे इस कदम से माँ बुरी तरह घबरा गई थी। वो मुझे ऐसी नज़रों से देखती थी मानो मेरे भीतर छिपे हर दर्द को पढ़ लेना चाहती हो। कई बार मेरा मन करता कि उनके सीने से लगकर सारी सच्चाई बता दूं, अपने दिल का सारा बोझ उतार दूं, लेकिन पिताजी ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, चलो अब तुम ठीक हो गई हो। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतनी डरी हुई थी कि विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकी और चुपचाप सिर झुकाकर उनके साथ चल दी। ऐसा लग रहा था कि मेरी परेशानियों का अंत अभी बहुत दूर है। दुनिया की नज़रों में पिताजी एक धार्मिक, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके दोस्त उन्हें सीधा साधा इंसान समझते थे और दफ्तर में उनकी छवि एक बेहद ईमानदार कर्मचारी की थी। लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर उनका एक ऐसा चेहरा था जिसके बारे में मैं आज भी पूरी तरह बता नहीं सकती। समय बीतता रहा और फिर मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। हमारे पड़ोस में एक नए स्टेशन मास्टर का परिवार रहने आया। उनके साथ उनका छोटा भाई अजय भी आया था, जो दूसरे शहर में अपना कारोबार करता था। एक दिन उसने मुझे बाजार में सब्जी खरीदते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि उसे मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा। उस समय तक मैं खुद को पूरी तरह टूटा हुआ और बेजान महसूस करती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने मुझे देखते ही अपने भाई से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो लोग बहुत अच्छे और संस्कारी परिवार से थे। किसी गलत रास्ते या छिपे हुए तरीके का सहारा लेने की बजाय वे सीधे पिताजी के पास पहुँचे और मेरा रिश्ता मांगा। लेकिन पिताजी ने उन्हें मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि कोई भी सुनकर पीछे हट जाए। उन्होंने कहा, इसकी एक शादी पहले भी हो चुकी है और वो टूट गई है। ये मानसिक रूप से बहुत परेशान रहती है, कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। दूसरी शादी के नाम से ही भड़क जाती है। यहाँ तक कहती है कि अगर उसकी दूसरी शादी कराई गई तो या तो खुद को नुकसान पहुँचाएगी या फिर अपने होने वाले पति को। ये सब सुनकर उस परिवार को जरूर झटका लगा, लेकिन अजय अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने मेरे बारे में इतनी बातें सुनने के बाद भी अपना इरादा नहीं बदला। वो सच्चाई जानना चाहता था और मुझसे सीधे बात करना चाहता था। उधर पिताजी को पूरा भरोसा था कि अब ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है और वे लोग दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सच्ची चाहत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। कुछ समय बाद अजय ने किसी तरह मुझसे संपर्क किया। मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार था जब किसी ने मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश की थी। उसकी ये हिम्मत देखकर मेरे दिल में बरसों बाद एक हल्की सी खुशी जागी। जब वो मुझसे मिला तो उसने मुझे समझाते हुए कहा, आपकी उम्र ही क्या है, ज़िंदगी ने अब तक आपके साथ जो अन्याय किया है उसे आप अपनी पूरी किस्मत मत मान लीजिए। अगर आप एक बार मुझे पर भरोसा कर लें और हाँ कह दे तो मैं आपको एक नई और सम्मानजनक ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं समझ गई थी कि पिताजी ने अजय से मेरे बारे में बहुत सी झूठी और बढ़ा चढ़ाकर बातें कही हैं। फिर भी मैंने उनकी इज्जत की खातिर चुप रहना ही बेहतर समझा। मेरी खामोशी को अजय ने शायद मेरी आधी रजामंदी समझ लिया था। वो चोरी छिपे 2-3 बार मुझसे मिला और उसकी बातों ने मेरे भीतर वर्षों से दबा हुआ आत्मविश्वास फिर से जगाना शुरू कर दिया। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला लेने का हक रखती हूँ। मैंने अजय को अपने जीवन की पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि ऐसा करने से मेरी अपनी बदनामी भी होती। मैंने बस इतना कहा कि अगर वो सचमुच मुझे अपनाना चाहता है तो मेरी माँ से जाकर बात करे, क्योंकि मैं पिताजी से खुलकर कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात मानकर अजय हमारे पैतृक घर पहुंचा और उसी समय मैं भी जिद करके पिताजी के साथ वहां आ गई।
घर पहुंचने पर माँ ने पिताजी से कहा, तुम्हारे साथ काम करने वाले स्टेशन मास्टर के भाई का रिश्ता आया था। लड़के के माता पिता नहीं है, वो अपने बड़े भाई के साथ आया था। मुझे लगा कि शायद वो तुमसे बात करके आया होगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से हाँ कर दी। माँ की ये बात सुनते ही पिताजी के चेहरे का रंग बदल गया। वे खाना खाते खाते अचानक उठ खड़े हुए और गुस्से से बोले, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो साफ मना करवा दिया था कि वो दोबारा यहाँ आने की जरूरत कैसे कर सकता है। पिताजी के मुँह से ये बात सुनते ही मेरे भीतर दबा हुआ आक्रोश जैसे अचानक जाग उठा। वर्षों से सहा हुआ दर्द, अपमान और बेबसी अब मेरे धैर्य की सीमा तोड़ने लगी थी। अजय ने मेरे अंदर इतना विश्वास जगा दिया था कि मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात खुलकर जरूर कहूँगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पिताजी की तरफ देखा और कहा, मेरे ख्याल से अजय से अच्छा जीवन साथी मुझे कोई नहीं मिल सकता। माँ ने बिल्कुल सही किया जो उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर पिताजी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने हैरानी और गुस्से से पूछा, तेरा दिमाग तो ठीक है? वर्षों से दबा हुआ दर्द उस दिन मेरे शब्दों में उतर आया। मैं कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है और उसे खराब करने वाले भी आप ही हैं। आखिर कब तक मुझे इस तरह अपने कब्जे में रखेंगे? कब तक मेरी जिंदगी पर पहरा लगाते रहेंगे? कब तक मैं आपकी ज्यादतियों और जिद का बोझ उठाती रहूंगी? मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। गुस्से और दर्द में मैंने कुछ ऐसे शब्द भी कह दिए जो वर्षों से मेरे सीने में दबे हुए थे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिताजी ने पलटकर मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं लड़खड़ा गई। माँ तुरंत दौड़कर आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उधर पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे चीखते हुए बोले, मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जिंदगी में आने की? उनके शब्दों में ऐसा क्रोध था कि घर का माहौल एक पल में डर और तनाव से भर गया। जैसे ही पिताजी ने अजय को नुकसान पहुंचाने की बात कही, मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मुझे महसूस हुआ कि अगर आज भी मैं चुप रही तो शायद पूरी जिंदगी इसी डर, अपमान और कैद में गुजर जाएगी। मैं दौड़कर अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उस समय मेरे मन में न तो खुद को नुकसान पहुंचाने का विचार था और न ही किसी और बात का। मेरे भीतर सिर्फ वर्षों का दर्द, आक्रोश और अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। कुछ देर बाद पिताजी गुस्से में घर से बाहर चले गए। उसी दौरान मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब मुझे हर हाल में सच्चाई जाननी है। काफ़ी देर तक माँ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मुझे पुकारती रही। उनकी विनती पर मैंने दरवाज़ा खोला और फूट फूट कर रोते हुए उनसे लिपट गई। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, माँ, आज मुझे सच बता दो, पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वे मेरी हर खुशी के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? आखिर मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? मेरी बातें सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे वर्षों से दबा हुआ एक राज उनके होंठों तक आकर रुक गया हो। फिर उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, जो कुछ तूने सहा है उसके पीछे एक ऐसा सच है जिसे मैं वर्षों से अपने सीने में दबाए हुए हूँ। ये सब मेरी एक पुरानी गलती की सज़ा है। तू जिस इंसान को अपना पिता समझती रही वो तेरा सगा पिता नहीं है। हमारी शादी से पहले ही तू मेरे गर्भ में आ चुकी थी और ये बात उन्हें शादी के बाद पता चल गई थी। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उनके मन में जो कड़वाहट पैदा हुई उसने हम दोनों की ज़िंदगी बदल दी। वो मुझसे भी नाराज़ रहे और उसी नाराज़गी का बोझ सालों तक तुझ पर भी डालते रहे। माँ ने रोते हुए कहा, यही वो सच था जिसने मुझे सारी उम्र खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। इसी राज की वजह से वो मुझे हमेशा डरा कर रखता था। सब कुछ जानते हुए भी मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकी क्योंकि मैं खुद उसके डर और दबाव में जी रही थी। माँ की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों से वर्षों पुराना पर्दा हट गया हो। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी में इतना अंधेरा क्यों था। तब मैंने भी माँ को वो सब बता दिया जो वर्षों से अपने सीने में दबाए बैठी थी। मेरी बात सुनकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी। अगर कोई अपराध हुआ भी था तो उसमें मेरा क्या दोष था? फिर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? मेरी खुशियाँ क्यों छीन ली गई? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी गई? उस रात मेरे भीतर वर्षों का दर्द, अपमान और आक्रोश एक साथ उमड़ पड़ा। मुझे महसूस हो रहा था कि जब तक यह अत्याचार और भय खत्म नहीं होगा न मैं चैन से जी पाऊंगी और ना ही मेरी माँ। आगे जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया।
रात गहरी हो चुकी थी, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगले कई दिनों तक लोग उसी घटना की चर्चा करते रहे, अखबारों में खबरें छपती रही और एक लंबे समय से दबा हुआ सच आखिरकार दुनिया के सामने आने लगा। उस घटना के बाद माँ सदमे से बेहोश हो गई और मेरे दोनों छोटे भाई चुपचाप एक कोने में खड़े रह गए। वर्षों से मेरे ऊपर छाया हुआ डर और अत्याचार का साया उस रात खत्म हो गया था। इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा, मुकदमा चला और मैंने बिना किसी डर के पूरी सच्चाई अदालत के सामने रख दी। मैंने एक भी बात छिपाई नहीं और उन सभी राजों से पर्दा उठा दिया जो वर्षों से मेरे सीने में दफन थे। सच सामने आने के बाद लोगों को उस इंसान का असली चेहरा देखने को मिला जिसे दुनिया एक सम्मानित और सज्जन व्यक्ति समझती थी। ये सच है कि इस सब के कारण मुझे भी समाज की कई बातों और तानों का सामना करना पड़ा और शायद ये दाग जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में एक सुकून था कि आखिरकार मैंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। अदालत ने सभी परिस्थितियों और सच्चाई को समझते हुए मुझे दोष मुक्त कर दिया। आज मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से गृह उद्योग में काम करती हूँ जिसे माँ ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। हमने फैसला कर लिया है कि अब बाकी ज़िंदगी शांति और सम्मान के साथ बिताएंगे। अब मेरे मन में किसी के लिए ना प्यार बचा है और ना ही नफरत। जो कुछ बीत गया उसे पीछे छोड़ चुकी हूँ। लोगों की बातों और बदनामी की भी अब मुझे परवाह नहीं रही। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, बिना किसी डर और दबाव के जी सकती हूँ। बरसों बाद मुझे अपनी ज़िंदगी पर अपना हक मिला है और यही एहसास मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी आज़ादी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।